हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। समय रहेंगे 2.5 घंटे और अधिकतम अंक 60। बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे। उनका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर देख सकते हो। इसके अलावा मिड टर्म के भी आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो जितने भी ये सैम्पल पेपर हैं ये आपके फाइनल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो सभी सैम्पल पेपर को अच्छे से आप कवर करके जो है कवर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य निर्देश दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। खंड क है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही विकल्प आपको लिखने हैं, ठीक है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों को अपना रंग और अपना बंग जो है नजर आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, ठीक है, और असम में चीर, केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सहूल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। राज्यों के अनुसार त्योहारों का उचित मिलान कौन सा है? देखिए, केरल पोंगल, तमिलनाडु ओणम, मध्य प्रदेश लोहड़ी, ये सारे गलत हैं। सही क्या है? असम में क्या मनाया जाता है? अब बिहू जो है वो असम का त्योहार है, बिहू उसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी के महीने में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है? तो जनवरी के महीने में कौन सा मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, ठीक है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 2। नीचे दी गई अपठित कविता के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प आपको लिखने हैं। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुए लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर दे रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चालती, तेजदार दन्नाती, वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रूला। तो कविता में घर की बहुएं जो हैं किस से बर्तन साफ करती हैं? तो हमने ऊपर देखा किससे साफ करती हैं, वो रेत से उनको बर्तनों को रगड़ती हैं। नेक्स्ट है, किस महीने में बारिश होती है? तो आषाढ़ में, बैसाख में, माघ में, कार्तिक में या आषाढ़ में। तो किस में बारिश होती है? आषाढ़ में जो है बारिश होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये जो है आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो हिमालय शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? तो हिमालय जो है वो एक किसका उदाहरण रहेगा? संख्यावाचक है और व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो ये कैसा है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये प्रॉपर नेम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। स्त्री शब्द का विलोम क्या है? तो स्त्री शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम यानी उल्टा लिखना होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट है, आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि जो है आग का हो जाएगा। जैसे जल का वारी हो जाएगा, ठीक है, वर्षा बारिश है, आकाश नभ है, इस तरह से। उसके बाद है, नीचे दिए गए पठित गद्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी या सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब को पढ़ सकोगी। यदि शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम नुकीला किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। उसके बाद है, किसी भाषा को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? अक्षर ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, अक्षर ज्ञान का होना आवश्यक है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। नेक्स्ट है, प्रकृति के अक्षरों को कैसे पढ़ सकते हैं? तो प्रकृति के अक्षरों को हम जो है चट्टानों से कैसे पढ़ सकते हैं? चट्टानों से। नेक्स्ट देखिए, चट्टान के टूटने पर टुकड़े कैसे होते हैं? तो जब चट्टान टूटती है तो टुकड़े कैसे होते हैं? नुकीले टुकड़े होते हैं। सपाट, गोल, ये सब ऑप्शन में दिए गए हैं। मैंने आपको यहाँ पे साथ ही आंसर बता दिए हैं। तो चट्टान के टूटने पर टुकड़े कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चकोर। ऑप्शन में दिया गया है पत्थर के टुकड़े गोल चिकने और चमकीले कैसे बन जाते हैं। तो पत्थर के टुकड़े लगातार रगड़ खाने से गोल चिकने और चमकीले बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? लगातार रगड़ खाने से। नेक्स्ट देखिए नीचे दी गई पठित कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो डलहौजी मन में क्यों खुश हुआ? तो राजा के मरने पर। ठीक है, राजा के मरने पर जो है डलहौजी क्या था? मन में खुश हुआ। झांसी राज्य कौन हड़पना चाहता था? तो डलहौजी जो है वो झांसी राज्य हड़पना चाहता था और राजा के मरने पर इसलिए वो खुश हुआ। तो ऑप्शन में कनिंग, राजा, मंत्री ये सब दिए गए हैं। डलहौजी ने अपनी फौजें कहाँ पर भेजी? कहाँ पर भेजी थी? झांसी में भेजी थी। उसके बाद किले पर झंडा फहराया। किसका झंडा फहराया गया? तो किले पर अंग्रेजों का झंडा फहराया गया। नेक्स्ट देखिए पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाठ ऐसे ऐसे में मोहन का दर्द किसने दूर किया? तो पाठ ऐसे ऐसे में मोहन का दर्द जो है वो मास्टर जी ने दूर किया। ठीक है, ऑप्शन में डॉक्टर साहब है, पड़ोसी ने, माँ ने। अंडे टूटने की जानकारी किसने दी? तो अंडे टूटने की जानकारी माता ने, केशव ने, श्यामा ने या पिता ने? तो अंडे टूटने की जानकारी श्यामा ने दी थी। नेक्स्ट है प्रश्न 7 देखिए कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करने हैं। 2 नंबर का रहेगा। झांसी की रानी कविता किसने रची है? महादेवी वर्मा ने, सुभद्रा कुमारी, रानी लक्ष्मीबाई या कृष्णा सोबती? तो आंसर रहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं मुंह जबानी याद थी? तो किसकी गाथाएं उनको मुंह जबानी याद थी? शिवाजी की गाथाएं जो है उनको मुंह जबानी याद थी। नेक्स्ट देखिए खंड ब वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हानि शब्द का विलोम लिखिए। तो हानि का विलोम क्या है? हानि का विलोम लाभ हो जाएगा। सेकंड है साधु शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। तो साधु का क्या हो जाएगा? साध्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड 5 पुस्तकें में विशेषण का कौन सा भेद है? तो 5 पुस्तकें में 5 जो है देखिए संख्या दी गई है तो ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पानी शब्द का पर्यायवाची जलवारी, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चिड़िया किसका मोती ले जाती है? तो चिड़िया जो है वो जल का मोती ले जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। बच्ची किसकी गोदी में सोना चाहती थी? बच्ची माँ की गोदी में सोना चाहती थी। व्यक्ति चट्टानों में भी क्या बन सकता है? ठीक है, बना सकता है। तो व्यक्ति चट्टानों में भी अगर दृढ़ निश्चय है, संकल्प लेता है तो व्यक्ति चट्टानों में भी रास्ते बना सकता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 10 है बचपन पाठ में लेखिका ने कौन सी टोपी खरीदी? तो कौन सी टोपी खरीदी थी उसने हिमाचली टोपी खरीदी थी। तो यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे। उसने जो है कौन सी टोपी खरीदी थी? हिमाचली टोपी खरीदी थी। नेक्स्ट देखिए पाठ ऐसे ऐसे में मोहन ने क्या बहाना बनाया? तो पाठ ऐसे ऐसे में मोहन ने उसको क्या बहाना बनाया था उसने? कि उसके पेट में जो है वो दर्द है, तो उसने पेट दर्द का बहाना बनाया था। नेक्स्ट देखिए आदमी से पहले धरती पर कौन थे? तो कौन थे? जानवर थे। ठीक है, आदमी से पहले धरती पर जानवर थे। नेक्स्ट देखिए अंडों के लिए टोकरी कौन लाया? तो अंडों के लिए टोकरी कौन लाया था? अंडों के लिए टोकरी जो है वो श्यामा लेकर आई थी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। मोहन ने ऐसे ऐसे बहाना क्यों बनाया? ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहाना बनाने का उसका कारण क्या था? तो आंसर लिख देंगे मोहन ने ऐसे ऐसे बहाने इसलिए बनाया क्योंकि विद्यालय का गृह कार्य पूरा नहीं था, इसलिए वह विद्यालय नहीं जाना चाहता था और उसने पेट दर्द का बहाना बनाया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए? तो वो बाहर क्यों निकल आए थे? माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि वह अंडों को देखना चाहते थे, अंडों के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। नेक्स्ट देखेंगे लेखिका बचपन में किन किन चीज़ों को मज़ा लेकर खाती थी? तो लेखिका बचपन में चॉकलेट, खट्टे मीठे शिमला के काफल, रसबरी, भुने चने इत्यादि मज़े ले लेकर खाती थी। नेक्स्ट देखेंगे लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है?
तो प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर पत्थरों और चट्टानों को कहा है। पत्थर और चट्टानें क्या हैं? ये प्रकृति के अक्षर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या अनुमान लगाए? तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि श्यामा और केशव ने अंडों के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, ये सारे अनुमान जो है उन्होंने अंडों के बारे में लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। गीत में सोने व बाहों को फौलादी क्यों कहा है? तो गीत में जो है उनको सोने और एवं बाहों को, सीने एवं बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो कविता में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि मेहनत के बल पर हम बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की है? तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। माँ का पूरा ध्यान जो है वो किस पर होता है? सबसे छोटे बच्चे पर होता है। वह उससे अतिरिक्त प्यार पाना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, झांसी की रानी कविता में आए स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जो है वो आपको लिखने हैं। तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो रानी लक्ष्मीबाई कविता में नाना धुंधुपत, कुंवर सिंह, अहमद शाह, मौलवी अजीमुल्ला, तात्या टोपे इत्यादि स्वतंत्र सेनानियों के नाम जो है आए हैं। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? छोटी चिड़िया को अन्न से, वीजन से और नदी से बहुत प्यार है। नेक्स्ट है प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से जो है 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो होली का त्यौहार पे लिख सकते हो, विद्यालय का खेल दिवस, या मेरा प्रिय मित्र। तो हम इसमें होली का त्यौहार जो है इस पे लिखेंगे। तो आप किसी भी एक पर लिख सकते हो। तो देखिए, होली भारत का एक प्रमुख और रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार आपसी प्रेम, भाईचारे और खुशियों का प्रतीक है। होली के प्रारंभिक महत्व बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इस पर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें प्रहलाद और होलिका की कथा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। होली 2 दिन तक मनाई जाती है। पहले दिन होली का दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली कहा जाता है। इस दिन लोग जो है क्या करते हैं, लकड़ी और उपले एकत्रित कर होली का दहन करते हैं, जो बुराई के नाश और अच्छाई के विजय का प्रतीक है। दूसरे दिन को धुलंडी या रंग वाली होली कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल और पानी डालते हैं, बच्चे पिचकारियों से खेलते हैं और हर जगह खुशी का माहौल होता है। होली का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। यह पर्व हमें प्रेम, समानता, सामूहिकता का संदेश देता है। होली हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में रंगों की तरह खुशियां और सकारात्मकता भरनी चाहिए। यह उत्सव हर व्यक्ति के जीवन में उमंग और नई ऊर्जा का संचार करता है। ठीक है, तो ये होली के त्यौहार के बारे में हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर सकते हो या अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। तो आप विद्यालय का खेल दिवस है, मेरा प्रिय मित्र है, इनमें से किसी एक पर भी लिख सकते हो। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। तो अपने मित्र को विद्यालय में नियमित रूप से आने के फायदे बताते हुए पत्र लिखना है, या आपका विद्यालय आपको पिकनिक कहीं दूसरी जगह ले जा रहा है पर आप चिड़ियाघर जाना चाहते हैं, इसकी प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र आपको लिखना है। तो देखिए, इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पे विद्यालय में नियमित रूप से आने के फायदे बताते हुए। ठीक है, तो प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम अच्छे स्वास्थ्य में होगे। मैं यह पत्र तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ या रही हूँ कि विद्यालय में नियमित रूप से आने के महत्व को समझा सकूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति हमारे जीवन में इसको जो है क्या देती है, सही दिशा देती है। नियमितता से न केवल हमारा शैक्षणिक स्तर सुधरता है, शैक्षणिक मतलब कि जो हमारा पढ़ाई है वो हमारी अच्छी होती है। ठीक है, उसके अलावा नियमित उपस्थिति से हमारे अंदर और क्या जो चेंजेस आते हैं, ये हमारे जीवन को सही दिशा देती है। बल्कि अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास जैसे गुण भी क्या होते हैं, विकसित होते हैं। विद्यालय में रोजाना आने से हमें पाठों को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलता है। शिक्षक हमें न केवल किताबों का ज्ञान देते हैं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। नियमित आने से मित्रों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है और सामूहिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिलता है। नियमित उपस्थिति हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक होती है। जो विद्यार्थी विद्यालय में अनियमित रहते हैं वे पिछड़ जाते हैं
और फिर उस कमी को पूरा करना उनके लिए कठिन हो जाता है। आशा है कि तुम इन बातों को समझोगे और नियमित रूप से विद्यालय आने की आदत डालोगे। तुम्हारा शुभचिंतक, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये पत्र है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, या आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। तो ये था कंप्लीट पेपर। ठीक है, और इसी तरह का सेम आपका फाइनल पेपर जो है इसी तरह से आने वाला है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।